So I'll start with question number 1. PYQ of JEE, as far as I can remember, it is from 2019. देख लेते हैं, मुझे याद नहीं अब. तो ये है आपका PYQ of 2019 JEE means a hydrogen atom is initially in ground state. Hydrogen atom initially in ground state is excited by absorbing a photon of wavelength 980 angstrom. The radius of the atom in the excited state in terms of Bohr radius A naught will be. तो आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए बोहर रेडियस मतलब हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन नॉर्मली पहले ऑर्बिट में होता है और पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसको बोलते हो बोहर ऑर्बिट. और अगर आपको याद होगा तो वो होता है 0.537 एंगस्ट्रॉम. वैसे हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ तक. तो आपको बोला है कि जो हाइड्रोजन एटम था वो ग्राउंड स्टेट में था, उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया. फोटोन एब्जॉर्ब करके इट विल गो टू हायर ऑर्बिट. तो पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो फोटोन एब्जॉर्ब करके कौन से ऑर्बिट में गया. तो हाउ टू चेक? 1 by lambda equal to r. ओके, 1 by lambda equal to r 1 by p square minus 1 by n square. पहले वो ग्राउंड स्टेट में था तो p की वैल्यू कितनी थी 1 और 1 by लैम्डा कितना दिया हुआ है 980. रिट्जबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो 1 by r याद होना चाहिए. एक काम करो ना, इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर दैट इज़ फाइन, सिर्फ इस r को यहाँ पे लेके आओ क्योंकि 1 by r होता है 912 अप्रॉक्सीमेटली और p की वैल्यू है 1 और n मिल जाएगा यहाँ से. तो 1 by r इज 912 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 980, 1 minus 1 by n स्क्वायर. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 912 by 980 0.9 के आसपास. ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट देख लेता हूँ मैं. दोनों एंगस्ट्रॉम में है, याद रखना. तो 912 डिवाइडेड बाई 980 0.9306. ठीक है, 0.9306 0.93. 1 minus 1 by n स्क्वायर, तो 1 by n स्क्वायर इक्वल टू 1 minus 0.93. तो कितना आ गया 0.07 697. कोई बात नहीं. तो n स्क्वायर इक्वल टू 1/7 into 10⁻², that is 100 by 7. 100 by 7 approximately 16. वेरी गुड. तो n स्क्वायर इज 16, तो n इक्वल टू 4. तो n इक्वल टू 4, तो कौन सा ऑर्बिट में चला गया? फोर्थ ऑर्बिट में गया. फोर्थ ऑर्बिट में गया. और अगर आपको याद होगा रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, अगर याद होगा तो n स्क्वायर. तो रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर. ऐसे होता है ना, राइट. और अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद है तो और भी अच्छी चीज़ है. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज बोहर्स रेडियस मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमने आज ही देखा सुबह थ्योरी रिवीजन के टाइम पे. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. तो Rn इक्वल टू 4, so is 16 टाइम्स ऑफ a naught. 16 टाइम्स ऑफ a naught, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीईटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था. सिर्फ सीईटी में पूछने का तरीका अलग था. बताता हूँ डिफरेंस क्या है दोनों में. इन हाइड्रोजन लाइक आइटम, तो एक हाइड्रोजन लाइक आइटम है. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम m शेल टू l शेल, तो ये KLMN, ये तुमको पता होना चाहिए. सीईटी में वैसा नहीं था. सीईटी में डायरेक्टली बोल दिया कि इस ऑर्बिट नंबर से उस ऑर्बिट नंबर तक, जैसे 2 to 4, 4 to 2. तो ये डिफरेंस है. दिस इज जेईई मेंस PYQ. यहाँ पे आपको बोला है कि m शेल से l शेल गया. द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज लैम्डा. इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n शेल टू l शेल, द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन विल बी. तो जब वो जंप कर रहा है m to l, वेवलेंथ इज लैम्डा. जब वो जंप कर रहा है n to l, तो व्हाट इज द वेवलेंथ? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको k l m n. पता है ना, ये k शेल करस्पॉन्ड्स टू क्वांटम नंबर वैल्यू 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4. तो ये पता होना चाहिए. अब पहला जो केस था ना, केस 1 में इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम m to l, मतलब हायर ऑर्बिट नंबर इज 3 एंड लोअर ऑर्बिट नंबर इज 2. तो वेवलेंथ का जो इक्वेशन आएगा
वो होगा 1/p² दैट इज 2² माइनस 1/n² दैट इज 3². तो 1/λ इक्वल टू r, दिस इज 1/4 माइनस 1/9. 9 माइनस 4 कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 5, और ये कितना है 36. ओके, तो 5r/36. ये आ गया आपका पहला केस. सिमिलरली व्हेन यू सॉल्व फॉर केस 2, एज यू कैन सी केस 2 में कहाँ से कहाँ जा रहा है, n to l, n to l. ओके, n to l. n मतलब 4 और l मतलब 2 है, तो 4 to 2, 4 से 2 गया, तो लोअर ऑर्बिट इज 2, हायर ऑर्बिट इज 4. तो इसको मैं लैम्डा डैश बोल देता हूँ. r 1/2² दैट इज 16, 1/4², सॉरी 2², 4 था, दिस इज 2² इज 4 एंड दिस इज 16. तो 1/λ डैश इक्वल टू r, 16 में से 4 गए तो 12 अपॉन 64. 16 4 था 64 आ गया. ये सिर्फ दोनों का रेशियो ले लो, फिर जस्ट टेक द रेशियो ऑफ दीज टू. So I'll take the ratio of this. So 1/λ upon 1/λ dash equal to, what is 1/λ? 5r/36, and this is 12r/64. Good. हो गया सॉल्व. फिर क्या प्रॉब्लम है, 9 जा, अरे 4 9 जा 4, 16 जा, 3 जा 4 जा. ओके गुड. तो 4 5 जा 20, आर हो गया कैंसल, लैम्डा डैश गया ऊपर और लैम्डा आ गया नीचे. तो 4 × 5 20 और 9 था 27, तो 20/27. तो लैम्डा डैश इज 20/27 टाइम्स ऑफ लैम्डा. तो 20/27 ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन जेई मेंस 2019 का पीवाईक्यू है. एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन. अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल. ये याद रखना आप. इन अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड, तो वहाँ पे वो जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो एक पोटेंशियल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड u इज 1/2 kr². बाय द वे u क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी. क्या होता है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है. ओके, इफ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, मतलब L = NH/2π यूज कर सकते हो, मतलब MVR = NH/2π भी यूज कर सकते हो. दैट इज व्हाट इट मींस. रेडाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स एंड एनर्जी लेवल्स वेरी विद क्वांटम नंबर ns. तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, और उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है 1/2 kr². आपको बोला है कि आप बोहर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशंस यूज कर सकते हो. तो उस केस में जो पार्टिकल है उसका जो रेडियस है वो n पे कैसे डिपेंड करता है, और उसके एनर्जी लेवल्स n पे कैसे डिपेंड करते हैं. तो देखो, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू √n, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, यू शुड नो, सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स होता है सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r. पहले मुझे फोर्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा. आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको दिया हो तो फोर्स कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव. एक्चुअली नेगेटिव होता है, वो एक्चुअली नेगेटिव होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. तो फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. राइट, ये आ गया आपका डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव जब लोगे हाफ के, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट विल गो आउटसाइड, तो फोर्स आ जाएगा आपके पास हाफ के आउटसाइड. डेरिवेटिव ऑफ r² इज 2r, तो क्या आ गया kr. तो फोर्स क्या आ गया kr, फोर्स आ गया kr. लेकिन फोर्स होता है सेंट्रीपिटल, तो फोर्स होता है mv²/r. इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से आपको मिल जाएगा mv²/r इक्वल टू kr. तो v² = kr²/m. इसको फिलहाल रख दो इधर. ऐसा क्यों हम इसको निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है बोहर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर परमिटेड. मतलब L = NH/2π, मतलब MVR = NH/2π. MVR है R.
गुड। तो यहाँ से तुमको v मिल जाएगा और ये v तुम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ से तुमको मिल गया v इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई 1 अपॉन mr। इसका स्क्वायर कर लेता हूँ तो ये हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 3 and 4 you can write down kr square by m equal to n square h square upon 4 pi square 1 upon m square r square। सही है, गुड। r square r raised to 4, एक m को कैंसिल कर दिया, वैसे फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कैंसिल करो मत करो, डजंट मैटर। r raised to 4 इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k। मास कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो r raised to 4 इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू n, तो r इज प्रोपोर्शनल टू रूट n। तो r इज प्रोपोर्शनल टू रूट n। एक ही दो ऑप्शन में है अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे अभी एनर्जी भी चेक करना पड़ेगा इसका पहले। एनर्जी चेक करना पड़ेगा ना आपको, गुड। अब एनर्जी चेक करना है तो पता होना चाहिए एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। उसमें से तुमको पोटेंशियल एनर्जी तो दिया ही हुआ है, दिया है कि नहीं, हाफ के आर स्क्वायर। फाइंड क्या करोगे, काइनेटिक, और दोनों क्या करोगे, ऐड। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हो, हाफ mv स्क्वायर बाई 2, ऐसे होता है ना। उसमें से mv स्क्वायर तुमको मिल जाएगा, यहीं से मिल गया। देखो ये m को यहाँ शिफ्ट कर दिया होता तो क्या आता, के आर स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यू हैव mv स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई 2। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हाफ के आर स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा, के आर स्क्वायर। तो के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के आर स्क्वायर बाई 2, ये आ गया एनर्जी। तो एनर्जी कितना हो गया, के आर स्क्वायर, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एन, राइट। तो बट आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एन, देयरफॉर एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एन, ऑप्शन ए, डन। Next question number 4, again a good question. Radiation coming from transitions n equal to 2 to n equal to 1 of hydrogen atoms fall on helium plus ion in n equal to 1 and n equal to 2 states. Very good. The possible transition of helium ions as they absorb energy from the radiation is. सही है। तो पहले क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए, क्या बोला है क्वेश्चन में, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन n equal to 2 to n equal to 1, मतलब ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज, है ना, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस। पहले ऑर्बिट में होता है 13.6 माइनस 13.6, दूसरे का होता है 3.4, तो डिफरेंस हो गया 10.2। तो हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन हुआ, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी हीलियम प्लस आयन्स पे जाके फॉल हो गया। और वो जो आयन्स थे वो दो टाइप के आपको आयन्स दिए हैं। एक केस में हीलियम प्लस आयन्स आर इन n इक्वल टू 1 स्टेट और एक है n इक्वल टू 2 स्टेट। तो आपको पूछा है कि पॉसिबल ट्रांजिशंस ऑफ हीलियम आयन्स, जब ये हीलियम आयन्स से एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या ट्रांजिशंस होंगे। क्वेश्चन समझ में आया है क्या, सबको समझ में आया क्या, पक्का, श्योर। चलो मैं थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ अभी भी दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये है हाइड्रोजन, कौन है ये, हाइड्रोजन। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ था, n इक्वल टू 2, वो कहाँ आ गया, n इक्वल टू 1, इसने कर दिया फोटोन रिलीज। और ये फोटोन का वैल्यू एनर्जी होगा 10.2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होता है -13.6 और सेकेंड ऑर्बिट में होता है, अगर याद होगा तो -3.4। तो जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों का, जो डेल्टा ई है, वो होगा 10.2 eV। तो यहाँ पे ये जो फोटोन है उसका एनर्जी कितना है, 10.2 eV है। अब ये फोटोन कहाँ जाके गिरा, हीलियम के आयन्स पे, He+ आयन पे।
ये था H एटम। अभी H एटम का रोल खत्म हो गया। H एटम का रोल था जस्ट टू गिव एनर्जी, इट इज लाइक अ सोर्स ऑफ कोर्स, गुड। अब यहाँ पे बोला है कि जो ये हीलियम है ना, अभी कोई हीलियम ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, क्योंकि पता होना चाहिए हीलियम में आपके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम प्लस बोला है तो 2 में से एक ऑलरेडी गया है, He प्लस, मतलब हीलियम आयन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आइडियली स्पीकिंग वो जो हीलियम आयन्स होते हैं ना, आइडियली स्पीकिंग उसमें इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई और हीलियम आयन है साथ में, वो कौन से स्टेट में है, n=2। ये n=1 स्टेट में है, ये n=2 स्टेट में है। तो जब ये फोटोन हीलियम पे इंसिडेंट होगा तो ये फोटोन एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब होगा तो पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ गया ध्यान में, बराबर। तो बताओ फिर कैसे सॉल्व करोगे? यस, गुड। तो हाँ, ओके, नाइस, गुड। बाकी लोग तो कुछ रिस्पॉन्ड कर दो। बाकी भी तो कुछ रिस्पॉन्ड करो ना, सिर्फ एक ही रिस्पॉन्ड करेगा तो कैसे होगा? चलो वेवलेंथ निकालो पहले केस का। क्वेश्चन ही तुम नहीं इमेजिन कर पा रहे हो। वेवलेंथ निकाल लो, चलो ठीक है, वेवलेंथ निकाल लो। वेवलेंथ तो मिल जाएगा ना तुमको। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन? 1/λ = r 1/n² माइनस 1/p² माइनस 1/n²। p कितना है? 1, मतलब 1/1 माइनस 1/2² मतलब कितना? 4। तो 1/λ कितना हो गया? 3r/4, 3r/4 आ गया ये वेवलेंथ, गुड। अब जब ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, ट्रांजिशंस क्या क्या दिए हैं? 2 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 2 to 4। तो ये चारों ऑप्शन में चेक कर लो कि वापस से वेवलेंथ कितना मिल रहा है, क्योंकि यही वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने वाला है ना। तो चेक कर लो फिर। अभी अगर मुझे बताओ ट्रांजिशंस यहाँ पे कहाँ से कहाँ थे? 1 to 2, 1 to 2 तो ऑप्शन है नहीं, मतलब अभी 1 to 2 छोड़ के भी, वेरी गुड। तो 2 to 3 नहीं ट्रांजिशन, हाइड्रोजन में 2 to 1 है, लेकिन वहां से तुमको वेवलेंथ कितना मिला? ये वेवलेंथ किस पे इंसिडेंट हुआ? हीलियम आयन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हायर ऑर्बिट में जाएगा कि नहीं? यस। तो आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि हीलियम आयन में ट्रांजिशंस जब होंगे तो वापस से इतना ही वेवलेंथ कब आएगा? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो बताओ 2 to 4 आएगा। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया आपने? 1/λ = r, आगे 1/p² माइनस 1/n²। तुम उल्टा भी लिख सकते हो इसको, बराबर, सही है। z किधर गया? z² लिखते हो ना, हाइड्रोजन के लिए नहीं लिखते हो, हीलियम के तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो 1/λ = r, 2 to 4 तो लोअर ऑर्बिट 2 ले लो, 2², और ले लो 4², और ये कितना होगा? 2²। तो कितना आ गया? 16 माइनस 4, 12, 16 × 4 64, और यहाँ पे कितना? 4, तो 1 जा और 16 जा, तो कितना हो गया? 3r/4। तो 3r/4 और 3r/4 मैच हो गया। यहाँ पे 3r/4 मतलब 1/वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1/λ कितना आया था? 3r/4। तो ये वेव गया वहां पे, इस फोटोन को हीलियम प्लस आयन ने एब्जॉर्ब कर लिया, कौन से? जिसमें n क्या था? 2। वो एब्जॉर्ब करके कौन से ऑर्बिट में चला गया? कौन से? 4th। तो आंसर क्या आएगा? 2 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन। फर्स्ट बाल्मर लाइन होता है 3 to 2 ट्रांजिशन, ओके।
इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखा भी है C22 as 660 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड बाल्मेर लाइन दैट इज 4 to 2 इज, बहुत सिंपल है। तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मेर लाइन 1 by lambda 1 इक्वल टू R ऑफ कोर्स 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर। ये जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू दी हुई है, मैं आखिर में यूज करूंगा वो। तो ये हो गया 9 में से 4 गए, कितना आ गया 5 अपॉन 36, तो हमने अभी किया था। तो लैम्डा 1 मिल गया आपको। सिमिलरली सेकेंड लाइन के लिए मतलब 1 by lambda 2, सेकेंड लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है 4 to 2। तो ये हो गया आपका R, 16 में से 4 गए 12, ये भी तो अभी किया था ना हमने 12R by 64, 12R by 64, 4 into 16 हो गया। फिर वही चीज है, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 1 by lambda 1 अपॉन 1 by lambda 2 डिवाइड कर लो इनको, कितना आ गया 5R by 36 अपॉन 12R by 64। अभी तुमने सॉल्व किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तुमने अभी क्या किया, अभी 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 थोड़ा टाइम पहले, दिख रहा है ये? हाँ, तो अगर तुमको ये याद होता ना कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये सॉल्व कैसे वहां पे उस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ बाल्मेर ऐसा मेंशन नहीं किया था, अगर तुमको याद होता तो तुम सीधा यहीं से स्टार्ट कर लेते। डन। तो 20 by 27 ऑफ लैम्डा 1, व्हाट इज लैम्डा 1? 660, तो 660 3 का टेबल में आता है ये, 3 9 जा और ये आता है 3 3 220, सॉरी 220। ओके गुड, राइट। अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग देखो ये 10 है, ऊपर 20 है, तो 2 हो गया इंटू 220, 440 के आसपास, 440 के आसपास मतलब 488.9 नैनोमीटर। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन लिथियम प्लस प्लस मतलब डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम है, दैट इज डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम, तो Li प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गए। इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। When the ion gets de-excited to the ground state in all possible ways, including intermediate emissions, a total of 6 spectral lines are observed. What is the value of lambda? Good question, very good question. तो पहले क्वेश्चन में बोला क्या है आपको, हमारे पास एक डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट वो फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे गया, राइट। तो इट इज एक्साइटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे गया। हायर लेवल कौन सा वो बताया नहीं, हमको फाइंड करना पड़ेगा वो। व्हेन द आयन गेट्स de-excited टू ग्राउंड स्टेट इन ऑल पॉसिबल वेज इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट इमिशंस, अ टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड। तो ये समझ लो अभी अच्छे से क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट से जाता 4th लेवल में तो कैसा आता, या तो 4 से 1 आता, ये एक लाइन हो गया, या 4 से 2 आता, 2 से 1 आता, तो ये 2 और हो गए, तो 1 और 2 कितने हो गए 3। या तो 4 से 3 आता, ठीक है, 3 4 to 3 और एक हो गया ये 3 to 2 और 2 to 1, तो कितने हो गए 6, राइट। करेक्ट, हमको समझ में आ गया कि ये n = 4 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था ना। अगर बोला होता कि सपोज 6 या बोला होता कि 16 स्पेक्ट्रल लाइंस, तो हमको जब फाइंड करना होता है कि एक्साइट होके वो ग्राउंड लेवल से कौन से लेवल में गया, तो एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, n × n-1/2 = 6। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n × n-1/2 होता है, दिस इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, वेयर n इज ऑफ कोर्स क्वांटम नंबर। तो अभी याद रख लेना ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n × n-1/2। गुड, तो ये आ गया आपका 12, तो n × n-1 इक्वल टू कितना हो गया 12। इसको सॉल्व कर लो, 4 बराबर ना। अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये n है, ये n से एक कम है, ये n है, ये n से एक कम है, तो इसको 4 और 3 लिख लो ना, 4 और 3 लिख लो, हो गया। n 4 है और n-1 3 है, बराबर है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो n = 4 आ गया। क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? आपको वेवलेंथ पूछा था। पहले वो कहाँ था, पहले बोर ऑर्बिट में, फिर
वेवलेंथ अब्जॉर्ब करके कहाँ गया, nth बोहर ऑर्बिट में, और n की वैल्यू क्या आ गई 4, और तुमको क्या पूछा है वेवलेंथ। तो तुमको याद है क्या 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r 1 बाय लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस हायर ऑर्बिट स्क्वायर। ऐसे ही करते हो कि नहीं, ऐसे ही करते हैं ना। इन लोगों ने h और c की वैल्यू देके रखी है, कोई जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दिस, डायरेक्ट भी होगा अगर r की वैल्यू पता है तो। p कितना था 1 और ये कितना है 4 4 कितना होता है 16, 1 माइनस 1 बाई 16 कितना होता है 15 बाई 16, तो 15 r बाय 16, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 16 बाय 15 r, 16 बाय 15 1 बाय r होता है 912 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग इन एंगस्ट्रॉम, आंसर नैनोमीटर में है, तो 91.2 बराबर बोल रहा हूँ। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, 10⁻⁹ करना है तो एक 10⁻⁻1 इसको देना पड़ेगा, तो 91.2 सही है। 16 बाय 15 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इंटू 91.2 इज ग्रेटर देन 91.2, स्लाइटली ग्रेटर देन 91.2 है ही नहीं इधर तो। जेड स्क्वायर, यस जेड स्क्वायर रह गया ना, लिथियम लिथियम है लिथियम, तो 3 का स्क्वायर, गुड बराबर। फिर भी आंसर नहीं आएगा, आएगा क्या देखते हैं, आ जाएगा शायद 9, तो डिवाइड में क्या करोगे, अरे डिवाइड में 9 करोगे ना फिर, हाँ कि नहीं, यस। तो ये आ गया 16 बाय 15, 16 बाय 15, 1 बाय r आ गया 912 अपॉन आ गया 9, 909 अपॉन 9 कितना होता है, हाँ ये एंगस्ट्रॉम में है, नैनोमीटर में लगाना है तो क्या करोगे पॉइंट, तो 91.2 अपॉन 9 इज रफली 10 और ये 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 10 से थोड़ा सा बड़ा अभी आ गया 10.8, एग्जैक्ट कर लो फिर भी क्योंकि 11.4 भी दिया हुआ है, तो यू नेवर नो, तो एग्जैक्ट भी कर लो क्योंकि जरूरी है। 16 बाय 15 1.06 याद रखना आप, 91.2 डिवाइड बाय 9 इंटू 1.066, अरे इंटू 91.2 डिवाइडेड बाय 9 हो गया, इंटू 1.0666 10.8, तो ठीक है 10.8 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी।